नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 103 करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं और जो चाहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे लेवल के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो जो प्रीवियस मॉक टेस्ट है उनमें मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए थे। तो वीडियो के एंड पर मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में सिनोनिम का। जैसे कि यहाँ पर है सीज। सीज का सिनोनिम क्या होता है? मैं आपको 1 से 2 सेकंड दूंगा, उस बीच आपने आंसर देख लेना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पायस का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु कांट इजीली प्लीज्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फास्टिडियस। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मर्डर ऑफ ब्रदर। द मर्डर ऑफ ब्रदर, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे जो कि है ईडियम और फ्रेजेस का। तो इसमें यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है टू लीव समवन इन द लर्च। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टू प्ले सेकंड फिडल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर है द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वाज डन। तो यहां पर आपको सेंटेंस करेक्शन करनी है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डन के स्थान पर डज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यू नीड नॉट कम अनलेस यू वॉन्ट टू। इसका सही रूप आपने यहां पर बताना है कि किस ऑप्शन में यह सही तरह से लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वॉन्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपको सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप। जैसे सबसे पहला जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है डिवा और ओपेरा का। डिवा ये क्या होता है? एक वुमन सिंगर। ओपेरा ये होता है लीडिंग रोल इन म्यूजिक। तो ये इसका मतलब होता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसका सेम रिलेशन नीचे वाले ऑप्शन में भी ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर ऑप्शन डी को अगर आप देखते हो, द स्पेन और प्ले, तो ये इसका एक सेम रोल है। माफ कीजिएगा, ये इसका एक सेम मीनिंग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, ग्रैन और सॉल्ट। तो इसी प्रकार से जो इसका सही रिलेशनशिप होगा वो होगा ऑप्शन डी, चिप और ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर ब्लैंक रिलीजियस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आएगा इज, देयर इज रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अवर सर टीच मैथमेटिक्स ब्लैंक इंग्लिश। तो इसमें जो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। प्लीज कम ब्लैंक द बाथरूम। तो इसका आंसर बहुत से बच्चों को आता होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लीज डोंट लाफ ब्लैंक दोज बेगर्स। तो इसका आपको आंसर आता होगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लीज स्टॉप ब्लैंक सो मैनी मिस्टेक। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर आएगा, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स। अब बात करते हैं हिंदी ग्रामर की। सबसे पहले क्वेश्चन है मुहावरों का। जुबान पर लगाम ना होने का क्या अर्थ होता है? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। टांग अड़ाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
डी अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्म तत्पुरुष समास है ये। यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव, जैसे कि यथा से प्रतीत होता है, ये एक अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बीणापणी कौन सा समास है? मैंने समास के कुछ एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप देख सकते हो इसका जो सही आंसर होगा बीणापाणी होता है एक बहुब्रीहि समास। समास की ट्रिक भी मैंने करवाई है, प्लेलिस्ट पर जाइए, हिंदी ग्रामर में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, माफ कीजिएगा हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। द्वित्रि कौन सा समास है? तो शब्द से ही यहाँ पर द्वि प्रतीत होता है, तो ये एक द्विगु समास है। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो पदबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द हमने चुनना है, मतलब कि 3 ऐसे शब्द होंगे जिनका समान अर्थ होता है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसका भिन्न अर्थ है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भार्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द, इसमें भी हमने यही चुनना है, तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, तुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उपमान का विलोम शब्द है, तो उपमान का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो उपमान का विलोम शब्द होता है उपमेय। मंद का विलोम शब्द है, तो मंद का विलोम शब्द हमने यहां पर ढूंढना है, तो मंद का विलोम शब्द होता है द्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रावण का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन डी, श्री जमा अन। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही संधि विच्छेद हमने बताना है, तो ऑप्शन बी यहां पर काव्य जमा उर्मी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से वर्ण से संबंधित अशुद्धियां हैं, तो किसी एक वर्ण में कौन सा ऐसा वर्ण है जो यहां पर अशुद्ध है? तो आप देखोगे अध्ययन इसी प्रकार से लिखा जाता है, आविष्कार, तनख्वाह, ये सही है, लेकिन खनिज को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, मतलब खनिज को गलत लिखा गया है। इसमें बड़ी ई नहीं छोटी ई की मात्रा होती है। निम्न में से सही शब्द हमने यहाँ पर चुनना है, तो आप देखोगे यहाँ पर सही शब्द कौन है? बहुत से बच्चे यहाँ पर गांधी शब्द टिक करके आएंगे, लेकिन ये अशुद्ध है, यहाँ पर सही शब्द गणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है जीके से रिलेटेड। 23 मार्च 1948 को हिमाचल प्रदेश में किस रियासत को सम्मिलित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिरमौर रियासत को। शिमला हिल्स की 27 पहाड़ी रियासतों का विलय हिमाचल प्रदेश में कब किया गया था? तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 8 मार्च 1948 को। अगर कोई क्वेश्चन लगता है गलत है तो आपने कमेंट करके मुझे सही ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के सारे पहाड़ी क्षेत्र को एक कर उसे हिमाचल प्रदेश नाम कब दिया गया था? तो जो ये नाम दिया गया था वो दिया गया था 15 अप्रैल 1948 को। भारत में स्वतंत्र होने तक संपूर्ण हिमाचल प्रदेश कितनी छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था? इसका आंसर सभी को आता है, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 31। कुल्लू जिले का मल्लाना गांव निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सभी को आता होगा, ये विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस काल के प्रतापी राजा से है? तो इसका आंसर भी बहुत बच्चों को आता होगा, क्योंकि भारत का जो शब्द है वो राजा भरत चक्रवर्ती से लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बेसिक से क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने लाए हैं। इसका सही आंसर होगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये होगा राजस्थान। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में ग्रामीण क्रेडिट को किसके बाद से वास्तव में स्थगित बनाया गया? इसमें सही आंसर हमने चुनना है। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पूंजी प्रवाह के प्रारंभ के बाद। इसमें ये आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई थी 2007 में। PIPE डील का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी।
कैंपा निधि किससे संबंधित है? तो कैंपा निधि संबंधित है उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश का भी मैं पूछता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है और जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? आपने आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 15 वर्ष। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आपने ध्यान से लिख लेना है। रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? जो रबिया दुरानी है वो है औरंगजेब की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कुछ एक साइंस के क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो इनमें से आपने बताना है वो कौन सा है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसमें ऊपर के सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कपास का विल्ट। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है बिजली बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ये सभी इसके उदाहरण है। निम्न में किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में या ऊपर के सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाप। इस क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है, इसे आपने नेट पे सर्च करके मुझे बता देना है, क्योंकि इसका आंसर जो है यहाँ पर भाप है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है इसमें, क्योंकि इसमें शायद हो सकता है कि उबलते पानी पर इसका आंसर हो, तो इस पर आपने एक बार नेट पर सर्च जरूर करना है। लेकिन इसका आंसर जहाँ तक मुझे पता लगा वो ऑप्शन सी है। बाकी अगर कोई इसमें आंसर सही करवाने की ज़रूरत है तो कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंटरनेट पर भी कई बार गलत दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो इसका सही आंसर होगा हैजा। अब अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि साइंस का है, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करेंगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है टाइम एंड वर्क का। सुनील किसी काम को 24 दिनों में, अनिल उसे 32 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ही सुनील काम छोड़ देता है। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया और कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? अब आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही प्रैक्टिस किए होंगे इनकी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम ये इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि पहले उन्होंने साथ काम किया, फिर किसी व्यक्ति ने काम छोड़ दिया, तो अब टोटल काम कितने दिन में होगा। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि काम खत्म होने के 4 दिन पहले उसने कार्य छोड़ा है। बाकी क्वेश्चन में ये पूछा जाता था कि 4 दिन बाद काम जब उन्होंने इकट्ठे शुरू किया तो काम करने के 4 दिन बाद उसने कार्य छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपने हर एक क्वेश्चन ट्राई करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, किस व्यक्ति ने कार्य छोड़ा? सुनील ने कार्य छोड़ा था। तो सुनील का कार्य यहाँ पर आप यहाँ लिख लीजिए 24। फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है जो दूसरा व्यक्ति है अनिल, अनिल का कार्य। अब कितने दिन पहले? काम खत्म होने के 4 दिन पहले ही वो कार्य छोड़ देता है। तो नीचे आपने क्या करना है, नीचे आपने लिखना है सुनील और अनिल का कार्य और जमा 4 यहाँ पर आप लिख ले। तो जब आप इसे काटोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 16। तो वो आपका क्या आएगा 16। मतलब कि टोटल जो काम खत्म हुआ वो 16 दिन में हुआ। लेकिन सुनील ने कितने कार्य के कितने दिन पहले अपना कार्य छोड़ा, मतलब काम खत्म होने के कितने दिन पहले उसने छोड़ा? तो इसने 4 दिन पहले छोड़ा था, तो 16 - 4 12 यहाँ पर आंसर आएगा इसको सॉल्व करने की। देखो ये सब चीज़ें आपको सॉल्व खुद से करनी होगी। तो यहाँ पर अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि नॉर्मल जमा गुणा भाग आपको आना चाहिए।
अगर नहीं आता है तो वी बोर्डमास की वीडियो आपने मेरी ज़रूर एक बार देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, और इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसका बेसिक क्लियर होगा, जिसको पता होगा बेसिक में आपको क्या क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर कहा है कि किसी राशि का 7 वर्षों के बाद उपचित साधारण ब्याज 1750 है। यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती तो उपचित ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ऊपर ब्याज निकालना है, लेकिन ब्याज निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल भी तो चाहिए, तो जिस वजह से ये क्वेश्चन हमारा अधूरा है और इस क्वेश्चन में आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए हमारे पास समय दिया गया है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, लेकिन बिना प्रिंसिपल के क्या हम यहाँ पर रेट निकाल पाएंगे। दिए गए कंडीशन के अनुसार हम बिना प्रिंसिपल के रेट नहीं निकाल सकते, इस वजह से ये क्वेश्चन अधूरा है और इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए 2 वर्षों के लिए बी को 5000 और 4 वर्षों के लिए सी को 3000 की साधारण ब्याज पर राशि देता है और दोनों ब्याज के रूप में 2200 रुपये लेता है, तो वार्षिक दर की प्रतिशत कितनी होगी। तो यहां पर हमें देखना है, सबसे पहले ए ने 2 वर्षों के लिए बी को उधार दिया, कितना 5000 दिया, तो पहले आप यहां पर उसे लिख लीजिए। 5000 दिया, हमने रेट फाइंड करना है, गुणा करेंगे 2 वर्षों के लिए, बटा आप जानते हो 100 होगा। अब इसे हम जमा करेंगे दूसरे व्यक्ति को, जो कि 3000 रुपये की राशि दूसरे व्यक्ति को दी, और इसमें क्या हुआ, रेट यहाँ भी नहीं पता लेकिन 4 वर्षों के लिए दी, और यहाँ पर आएगा आपका टोटल, यहाँ पर जो साधारण ब्याज उसे मिला वो मिला 2200 रुपये। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टोटल जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, ये आएगा 100R जमा में ये आ जाएगा 4 × 12 120R बराबर है 2200 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे 220R होगा, है ना। तो 220R को हम R को पीछे छोड़ देंगे, 220 को हम आगे ले जाएंगे, 1 0 से 1 0 गई, 22 एकम 22, तो 10% यहाँ पर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 2 बैल में से प्रत्येक को 4575 रुपये में बेचा गया हो, एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हो, तो हानि की परसेंटेज बताइए। अब इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, क्योंकि आपने देखा होगा सिंपल और माफ़ कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बहुत सी ट्रिक आपको बताई है। मैंने ये भी कहा था कि बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसकी एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक उन्हीं क्वेश्चन में काम करेगी जिसमें लाभ और हानि की परसेंटेज समान दी गई हो। तो इसे आपने क्या करना है, ये आपकी समान दी गई है x²/100। तो यहाँ पर देखिए 15% की आपके पास यहाँ पर लाभ या हानि हुई है, तो बटा 100 कर लीजिए। तो ये कितना होता है, तो ये होता है 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, बटा में 100, तो 2.25 की यहाँ पर क्या हुई है, तो 2.25 की यहाँ पर हानि हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है हमारे पास नंबर सीरीज का। यहाँ पर आपसे एक सीरीज दिखाई गई है। देखिए जब भी मैंने नंबर सीरीज करवाई थी मैंने ये कहा था हमेशा सबसे पहले नंबर सीरीज किस तरह से देखनी है। आपने ये देखना है कि सीरीज कैसे बढ़ रही है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब इसमें ना तो गुणा हुआ है, ना तो भाग है, ना ही ये किसी का स्क्वायर है, ना ही क्यूब है। इसमें क्या हुआ है, कुछ प्लस हो रहा है, क्योंकि संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। और ध्यान से देखोगे तो इसमें 11 का एडिशन हो रहा है, हर जगह 11 का एडिशन हुआ है। मतलब जब 67 में हम 11 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 78 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसी नंबर सीरीज मैंने आपको जब मैंने क्लासेस लगाई थी आपकी डेली बेस पर, उसमें आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। और जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, एक बार आप उसे जाकर ज़रूर देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा। नंबर सीरीज बहुत आसान होता है। अब जब भी आपके पास कोई ऐसी नंबर सीरीज आए जो पहले बड़ी हुई हो, फिर छोटी हुई हो, फिर दोबारा बढ़ जाती है, फिर दोबारा छोटी हो जाती है, फिर दोबारा बढ़ जाती है, इसका मतलब उसमें 2 सीरीज का मिश्रण है। मतलब हमने देखना है इस सीरीज को इसके साथ, इसको इसके साथ। 3 से 7 बना +4 किया, 7 से 11 बना +4 किया। सीक्वेंस यहाँ पर बैठ चुका है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ +4 हुआ है, मतलब यहाँ पर भी +4 होगा, तो 10 यहाँ पर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहन ने बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और बी बिंदु पर पहुंच गया। तो बिंदु ए और बी के बीच सीधी दूरी क्या होगी। आपसे मैं हर बार ये नहीं कहूँगा, अपने वीडियो पॉज खुद से करनी है,
है ना, मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बताता रहूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ए दक्षिण की ओर देख रहा था और 40 मीटर गया, तो यहाँ से वो 40 मीटर गया, फिर उसने क्या किया, वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब इस ओर मुड़ा, फिर 30 मीटर गया और बी बिंदु पर पहुंच गया। तो हमने ये वाली डायरेक्शन बतानी है, इसके लिए फॉर्मूला लगा होता है जो कि मैं आपको बता दूं, लंब और आधार का। तो सीधे इसमें लिख लेता हूं मैं एक, इसमें जो लंब और आधार का देखिए आप, यहाँ पर लंब यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 40 स्क्वायर, फिर इसको प्लस करेंगे 30 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पर लग जाएगा। तो ये कितना होता है, ये होता है 1600। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। इसे जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2500। 2500 का क्यूब अगर आप यहाँ पर माफ कीजिएगा 2500 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो 50 आएगा। तो 50 मीटर यहाँ पर इसका आंसर होगा। ये भी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है और क्यूब स्क्वायर रूट निकालना आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है, उसे आप एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी खास कोड में पल्स को DRKTO लिखा जाता है, न्यू को VDM लिखते हैं, तो इसी कोड में प्रोब्स को कैसे लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अब जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, मैं ये मानकर चलूंगा उसकी तैयारी अल्फाबेटिक या फिर कोडिंग डिकोडिंग में काफी अच्छी है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पर पर्ल्स है, इसमें क्या किया है उन्होंने, सबसे पहले एक एक इसमें माइनस किया है। तो जब एक एक यहाँ पर माइनस किया जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक माइनस करेंगे O आएगा, यहाँ T, यहाँ K, यहाँ पर R, यहाँ पर D। बस इसे ही इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है DRKTO। बस वैसा ही न्यू में किया है, तो प्रोब्स में भी हम ऐसा ही करेंगे, प्रोब्स में भी हम ऐसा ही करेंगे। प्रोब्स में देखो सबसे पहले हमने इसमें एक माइनस करना है, यहाँ पर O आएगा, यहाँ पर Q आएगा, यहाँ पर N आएगा, यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर D आएगा और यहाँ पर R आएगा। तो इसे हम उल्टा करके लिख लेंगे, तो ये हमारा सही आंसर होगा जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी खेल के मैदान में जॉगिंग ट्रैक की परिधि 726 मीटर है। प्रदीप और उसकी पत्नी समान बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में वो क्रमशः एक तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, दूसरा चलता है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो वे पहली बार कितनी देर में मिलेंगे, ये चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये मानकर चलता हूँ मैं कि वो x मिनट पर मिलेंगे, और एक घंटे में जो प्रदीप है वो कितनी दूरी तय करेगा, एक घंटे में वो चल पड़ेगा 4500 मीटर, है ना। 60 मिनट में वो 4500 मीटर चलेगा। इस एक्स को आप यहाँ पर मानकर चलते हो। यही बात करेंगे अगर प्रदीप की पत्नी की, तो वो क्या करेंगे, एक घंटे में 3750 मीटर चलेंगे। यहाँ पर भी हम 60 को लिखेंगे और एक्स यहाँ पर, ये एक्स वो मिनट है जिसमें वो आपस में मिलेंगे। तो बस यहाँ से हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये हो जाएगा 4500/60 और ये एक्स यहाँ पर आएगा, जमा आप करोगे 3750/60। एक्स परिधि कितनी है उस ग्राउंड की, तो वो है 726। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे ये समान है तो ये आपस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 0.5, ये 2, ये 8, 8250 एक्स बटा में 60 बराबर है 726। अब आपने क्या करना है, x को आप यहाँ पर ले लो, इस संख्या को दूसरी जगह ले जाएंगे हम, इस 726 के पास इसे ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसे काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5.28। ये आप खुद यहाँ पर काट सकते हो, ये भाग गुणा जमा आपको खुद करना होगा, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आपका समय काफ़ी बहुमूल्य है आज के समय, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब काफ़ी जल्द हो सकता है, 1-2 महीने ही आपके पास रह चुके हैं। तो इसीलिए ज़्यादा समय हम यहाँ पर आपका बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन होगी वो आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 कार है ए और बी, 88 किलोमीटर की दूरी पर है और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि उन कारों की चाल का अनुपात 5:6 है और बी की चाल 90 किलोमीटर घंटा है, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए बी की स्पीड आपके पास दे दी चुकी है ना, बी की स्पीड आपको मिल चुकी है यहाँ पर। तो ए की स्पीड हम निकालेंगे, रेशियो को हम 5/6 भी लिख सकते हैं, गुणा 90। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये देखिए 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो 15 पंजे 75। तो ए की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर की हमारे पास निकल चुकी है। और दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास है 88 किलोमीटर की दूरी है ना। दूरी जो यहाँ पर है वो है 88 किलोमीटर की। इसमें प्लस करेंगे हम इन दोनों की स्पीड,
समय कितना, 1 घंटा या तो 60 मिनट यहाँ पर इसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 32 मिनट यहाँ आंसर आएगा। यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 32 मिनट। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है किंतु ई से बड़ी है। सी सबसे बड़ी नदी है तथा डी बी से थोड़ी छोटी है किंतु ए से थोड़ी बड़ी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? ए बी से छोटी है, जो ए है वो बी से छोटी है, इस प्रकार से लिखेंगे। किंतु ई से बड़ी है। अब ये किंतु की बात किससे संबंधित है? किंतु की बात यहाँ पर किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका मतलब, किंतु का मतलब होता है जो सबसे पहले, किंतु तथा और, इसका मतलब होता है किससे? सबसे पहले वाले व्यक्ति से। लेकिन जो ए है, ए बी से छोटी है लेकिन किंतु ई से बड़ी है। ए जो है वो क्या है? ई से बड़ी है। सी सबसे बड़ी नदी है, तो सी सबसे बड़ी नदी है तथा डी बी से थोड़ी छोटी है किंतु ए से थोड़ी बड़ी है। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है, डी बी से बड़ी है। जो डी है डी बी से बड़ी है किंतु ए से थोड़ी, डी जो है वो बी से थोड़ी छोटी है। यहां पर ये बात यहां पर इस कही थी, जो डी है वो बी से थोड़ी छोटी है लेकिन ए से थोड़ी बड़ी है। इसका मतलब यहां पर आएगा ये डी, डी यहां पर आएगा। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी यहां पर ऑप्शन ई आएगा। ऑप्शन ई यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है गोपाल कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरिधर से लंबा है, गोपाल मोहन से लंबा है, कृष्ण मुरली से छोटा है। तो सबसे लंबा और सबसे छोटा का क्रम कौन सा है? तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले वीडियो पॉज कर लो। ऐसे क्वेश्चन हर बार एचपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में ही सॉल्व करना आना चाहिए। आप क्या करोगे? सबसे पहले यहां देखो, गोपाल कृष्ण से छोटा है, गोपाल जो है वो कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरिधर से लंबा है। हमें ये नहीं पता कि अब मोहन गिरिधर से लंबा है लेकिन क्या ये गोपाल और कृष्ण से भी लंबा है? अब यहां पर ऊपर से बात कही गई है कृष्ण मुरली से छोटा है, सबसे लंबा मोहन गिरिधर से लंबा है, गोपाल मोहन से लंबा है। गोपाल देखिए मोहन से लंबा है, मतलब यहां पर ये बात सेट हो चुकी है। अब मोहन गिरिधर से लंबा है तो गिरिधर यहां नीचे आएगा, ये गिरी है, ये गोपाल है। कृष्ण मुरली से छोटा है, कृष्ण जो है वो मुरली से छोटा है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे का क्रम देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन आ गया? मुरली आ गया, सबसे छोटा गिरिधर आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे, अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के और उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला होना चाहिए टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यही तरीका आपका यहाँ पर काम आएगा। ये टोटल निकालने के काम भी आता है, लेफ्ट और राइट की पोजीशन निकालने के काम भी आता है। लेकिन किस कंडीशन में? इसके लिए आपको बेसिक क्लास देखनी जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। टोटल यहाँ पर कितने हैं? 18 है। तो बाईं ओर से उसका स्थान कितना है? बाईं ओर से तीसरा उसका स्थान है। हमें राइट साइड से पता करना है -1। इसे 1 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये 18 है। ठीक है, 18 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 16 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। इस 18 में से जो ये 2 बच गया यहाँ पर, इस 3 से हमने 1 को माइनस किया तो 2 आया, तो इस 2 से हम 18 को माइनस करेंगे, 16 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम का है ये क्वेश्चन। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में बी से ए की ओर और धारा की दिशा में ए से बी की ओर 3 घंटा में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति यहाँ पर बताई गई है 3 किलोमीटर, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ये चीज हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास बोट की स्पीड दी गई है वो दी गई है 9 किलोमीटर और धारा की स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर। 3 घंटे में ये इस दूरी को तय करती है, तो 9 का स्क्वायर लिखिए बोट की स्पीड माइनस 3 का स्क्वायर लिखिए, बटा में लिखिए क्योंकि इसने 2 बार दूरी तय की, तो 2 बोट की स्पीड। तो इस प्रकार से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो संख्या आपके पास आएगी ये आएगी 3, फिर ये बन जाएगी 81, ये हो जाएगी 3 3 9, तो ये आ जाएगी 72, 3 और बटा में 2/9। इसे हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। 3 कम 3, 3 छके 18, तो 72 इसमें जाएगा, 12 छके 72। तो 12 किलोमीटर की वो दूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आज की वीडियो का मेन क्वेश्चन है। ये यहाँ पर फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। सबसे पहले वीडियो को आपने पॉज करना है, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, मैं सीधे आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, खुद से ट्राई किया होगा क्वेश्चन को करने का। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, परफॉर्मा बनाना आना जरूरी है। 8 यहाँ पर इमारतें हैं, ऊपर वाले तल को 8, नीचे वाले को 1, इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस प्रकार से आपने खाने बनाने जरूर हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप सीधे ही क्वेश्चन करोगे तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो एग्जाम में, तो इस प्रकार का परफॉर्मा आपने हमेशा बनाना है जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट का। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन शुरू में देखा होगा, और मैंने भी ये कहा था कि क्वेश्चन आपने हमेशा शुरू से देखना है। शुरू में यहाँ पर कहा था कि निचले तल की संख्या 1 है और सबसे निचली मंजिल के ठीक ऊपर 2 मंजिल, इसी प्रकार से ये तल यहाँ पर आगे डिसाइड होगा। तो तल में रहने वाले व्यक्ति थे राजू, किरण, दिनेश। राजू और दिनेश के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। अब हमें ये नहीं पता कि राजू और दिनेश रहते कहाँ पर है। सबसे पहले एक सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जो रिया की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है। जो की बात कही गई थी, ठीक आने वाले व्यक्ति, मतलब दिनेश रिया के नीचे रहता है कहीं पर भी। जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। राजू तीसरे नंबर पर रहता है, तो यहां से क्वेश्चन हमारा शुरू होना था। राजू तीसरे नंबर पर रहता है, यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा राजू। अब ऊपर आपने देखा होगा राजू और दिनेश के बारे में एक बात कही गई थी, राजू और दिनेश के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। तो राजू और दिनेश के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो यहां पर देखिए पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी। हो सकता है दिनेश यहां पर आए, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि राजू यहां है तो दिनेश यहां पर आए। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर आपने देखा होगा एक बात यहां पर कही गई थी कि दिनेश रिया के मंजिल के नीचे कहीं पर भी रह लेगा, ठीक है, ये बात हम रखेंगे। अब यहां पर कहा है कि जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है, मतलब कि किरण और बिंदु में कुछ इस प्रकार का संबंध है, एक साथ आएगी और ऊपर बिंदु नीचे किरण, इस प्रकार का इनका यहाँ पर संबंध होगा। आगे देखते हैं क्या बात कही गई है। रिया और उमा की मंजिलों के बीच केवल एक व्यक्ति है। रिया उमा के ऊपर रहती है। राजू और हेमा की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। राजू और हेमा की यहाँ पर बात देखते हैं। राजू और हेमा के बीच में 2 लोग रहेंगे, तो राजू और हेमा, तो राजू के नीचे कोई व्यक्ति आ सकता है क्या, अब नहीं आ सकता ना। तो 2 लोग यहाँ पर कहे गए हैं, तो 1 2, तो हेमा यहाँ पर आएगी और यहाँ पर भी हेमा कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जगह कितनी बची है। अब क्वेश्चन को समझने वाली बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर कहा गया कि बिंदु और किरण एक साथ आएंगे, तो हो सकता है हम बिंदु और किरण को यहाँ पर मान ले। बिंदु और किरण इस प्रकार से आएगी, क्योंकि ये 2 एक स्थान पर आनी चाहिए थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बिंदु और किरण यहाँ पर आए। तो इस क्वेश्चन में आपने आगे वाली लाइन देखनी थी, जो कि पूरा क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेगी। वो लाइन क्या थी, वो लाइन यहाँ पर ये है कि रिया और उमा की मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति है। रिया और उमा की मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति है, रिया और उमा। अब देखिए एक बात आप यहां बताइए, हो सकता है कि रिया यहां पर आए, उमा यहां पर आए, है ना, इसकी भी बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर आप इस वाली पॉसिबिलिटी में देखोगे तो रिया और उमा कहां आ सकती है। देखो रिया और उमा यहां तो नहीं आ सकती, रिया यहां आएगी तो उमा यहां नहीं आ सकती, सीधी सी बात है ना, यहां पर नहीं आएगी। इसका मतलब रिया और उमा कहां पर आ सकती है। एक लाइन तो यहां पर यह है कि रिया यहां पर आए और उमा यहां पर आए, एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये बन रही है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये बन रही है कि रिया को हम, यही हमारे पास एक पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है, तो यहां पर हम रिया को लिख लेते हैं। इस वाली कंडीशन में यही पॉसिबिलिटी बन रही है, रिया यहां पर तो उमा यहां पर आ जाएगी। उमा यहां पर आ जाएगी। इसमें यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब आगे की बात हमारे पास कही गई थी कि किरण और बिंदु एक साथ रहते हैं और बिंदु उसके ऊपर रहती है। जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। तो यहाँ पर कोई और जगह है कि जहां पर 2 व्यक्ति आएंगे एक साथ, नहीं। तो यहाँ पर वो जगह बच चुकी है, तो यहाँ पर बिंदु आएगी, यहाँ बिंदु, यहाँ पर किरण आ चुकी। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूरा सॉल्व हो चुका। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, एक बात यहाँ पर कही गई थी। वो बात क्या थी कि
राजू और दिनेश के मंजिल के बीच में एक व्यक्ति रहता है जो रिया की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है। मतलब दिनेश के नीचे रिया नहीं आनी थी, दिनेश रिया के नीचे आना था। मतलब यहाँ पर देखिए ये क्या हो चुका है, रिया नीचे आई है, रिया को यहाँ नहीं होना चाहिए था, रिया दिनेश के ऊपर कहीं पर भी आनी चाहिए थी। क्वेश्चन में साफ ये कहा गया था कि राजू और दिनेश के बीच में एक मंजिल है और रिया का जो रिया के मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है। मतलब रिया के नीचे ही आना था दिनेश ने, लेकिन यहाँ तो रिया दिनेश के नीचे आ चुकी है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ से गलत हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर देखना है, अब यहाँ हमें पॉसिबिलिटीज बनानी होगी। जैसे यहाँ बिंदु और किरण को लिया था, तो हम यहाँ पर बिंदु और किरण को मानकर चलते हैं। बिंदु और किरण यहाँ पर आ चुकी। अगर बिंदु और किरण को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे तो अब हमारे पास रिया और उमा के लिए कितनी जगह बच रही है? तो एक ही जगह बच रही है कि रिया अगर यहाँ पर आएगी तो उमा यहाँ पर आएगी, तो उमा यहाँ पर आएगी। एक व्यक्ति बच चुका जो कि है अभिषेक। इस प्रकार से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो यहाँ पर पूरे व्यक्ति अब अरेंज हो चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके क्वेश्चन मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं करता हूँ। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि सातवें फ्लोर पर कौन रहता है, तो किरण रहती है। दूसरे फ्लोर पर जो रहता है उसके 2 स्थान ऊपर कौन रहता है? दूसरे फ्लोर पर उमा रहती है, 2 फ्लोर ऊपर, मतलब अभिषेक की बात यहाँ पर कही गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आप सॉल्व कर पाओगे। बस मेन यहाँ पर यही बात है कि आपको ये परफॉर्मा बनाना आना चाहिए। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को शेयर आपने जरूर करना है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।